अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और जूँ जूँ वक्त गुजरता जा रहा है, अब पाकिस्तान की आवाम जो है उनको सुकून हो रहा है क्योंकि धरने ख़त्म हो चुके हैं और नायब अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने आके ऐलान कर दिया अपने अमीर की तरफ से और लोगों ने उनकी बात पे लब्बैक कहा और उन्होंने कंटेनर्स भी हटा दिए और मरकज़ की सड़कें वगैरह खोल दी उन्होंने वहाँ पे। कल शेख रशीद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दोपहर को, और मैं आपको बताऊं कि यही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, मैं आपको आने से पहले बता रहा हूं कि यही असल अब मसले जो है दोबारा से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बददियानती शामिल है। और वो क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मुझसे आज बड़े लोग कह रहे हैं कि हुकूमत जीत गई, हुकूमत का ये हो गया, हुकूमत ने मनवा ली अपनी बात। तो ये इतना ज़्यादा जो क्लटर है, इतना ज़्यादा जो गुंजल है ना, मैं उसको ज़रा क्लियर करके आपको बताता हूँ कि 5 महीने पहले हुकूमत और तहरीक लब्बैक का जो मुज़ाकरात हुए, उसमें यह तय पाया था कि जी एक नेशनल असम्बली में करारदाद पेश की जाएगी फ्रेंच सफ़ीर के ख़िलाफ़ और कहा जाएगा उसको उस करारदाद में को पाकिस्तान छोड़ के चला जाए। हुकूमत वो नहीं माना। एक और मुआहदा हुआ, तहरीरी मुआहदा हुआ, उसके ऊपर भी यही शर्त थी। अब हुकूमत ने नहीं माना और 12 अप्रैल को जो हालात शुरू हुए आपको पता है कि उसमें साद रिजवी को भी गिरफ़्तार कर लिया उसको। अब कल जो आज यानी रात को सहरी के वक्त जो ख़त्म हुए मुज़ाकरात हुकूमत के, मुज़ाकराती टीम के और तहरीक लब्बैक वालों के, तो 12 घंटे के अंदर अंदर हुकूमत ने न सिर्फ कौमी असम्बली का इजलास ही बुलाया बल्कि करारदाद भी पेश कर दी। अब आप इसको क्या कहेंगे? इसका मतलब है कि जो तहरीक लब्बैक का पहले दिन से मौक़िफ़ था वो अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे, और जो हुकूमत ने नहीं करना था, जो कल यानी 5 घंटे पहले इस मुज़ाकरात से, यानी ये जो मुज़ाकरात शुरू हुए 10 बजे रात को, तीसरा दौर जो शुरू हुआ, उनसे 5 घंटे भी नहीं बल्कि पौने 5 घंटे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने टेलीविज़न पे आके कहा था कि ये हो जाएगा, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगी, यूरोपियन यूनियन हमें ब्लैक लिस्ट कर देगी, हम ये करेंगे तो ये करेंगे, तो ये हम नहीं कर सकते। और पौने 5 घंटे के बाद आपने उन मुज़ाकरात पे दोबारा साइन कर दिया। 12 घंटे के अंदर अंदर नेशनल असम्बली का सेशन बुला लिया गया। 14 घंटे के अंदर अंदर एक प्राइवेट बिल पेश हो गया और अब इजलास जो है जुमे तक के लिए मुलतवी हो गया। उस पर बहस होगी ऑब्वियसली, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इस करारदाद का लीगल मतलब जो है वो कुछ भी नहीं। आप करारदाद होगी, आप फ्रेंच एम्बेसी में दे आएंगे, आप कहेंगे हमारी नेशनल असम्बली ने यह करारदाद पास की है, वो जितने और कागज़ आते हैं फाइल में डाल देते हैं, ये भी वो फाइल में डाल देंगे, अल्लाह खैर सुना। तो ये काम पहले क्यों नहीं हो सकता था? इसके लिए 12 लोगों की जान लेना क्यों ज़रूरी था? इसके लिए हज़ारों लोगों को अपना मारना पीटना क्यों ज़रूरी था? इसके लिए पूरे मुल्क को जाम करना, पहिया जाम की हड़तालें, शटर डाउन की हड़तालें, ये करना क्यों ज़रूरी था? क्या हमें अभी तक गवर्नेंस नहीं आई कि हमने 100 गंडे भी खानी है, 100 प्याज भी खाने हैं, और उसके बाद हमने जो है खुद ही मलामत भी करते रहना। कल शेख रशीद की तबीयत ख़राब हो गई थी, रात को मुज़ाकरात में शरीक थे, फिरदौस आशिक अवान की ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो अस्पताल के अंदर चली गई थी, लेकिन कल भी उस्मान बुज़दार आपको नज़र नहीं आए फाइनल मुज़ाकरात में, बिल्कुल नज़र नहीं आए। 12 तारीख से अभी तक उस्मान बुज़दार कहीं पे नहीं है। और ये मैं इसलिए उस्मान बुज़दार का बार बार जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग, मैं मुबश्शिर लुकमान, मैं उन लोगों में से शामिल हूँ जिन्होंने मॉल टाउन साने में बार बार शहबाज शरीफ का जिक्र किया, जिन्होंने बार बार राना सनाउल्लाह का जिक्र किया, क्योंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे पंजाब के, और हम कह रहे थे कि पंजाब पुलिस उनके बगैर अहकामात के कैसे फायरिंग कर सकती है। तो अब जो है मैं ये भी मानने को तैयार नहीं कि पंजाब पुलिस उस्मान बुज़दार के अहकामात के बगैर कैसे फायरिंग कर सकती है। कुछ चीज़ें जिसमें आपको मैं क्लटर हटाऊँ, हुकूमत कितने दिन से कह रही थी कि जी हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, पर क्लेम कर रहे थे वज़ीर-ए-आज़म ने इस मसले से निपटने के लिए एक अपनी हिकमत अमली पेश की कि हम किस तरह उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करते हैं, हम उसको लीड करेंगे, इसके ऊपर इंटरनेशनली हम ये प्रेशर डालेंगे। वज़ीर नारेबाजी करते रहे कि ना केस ख़त्म होंगे ना किसी किस्म का समझौता होगा। फिर ऐसा हुआ कि हुकूमत को घुटनों के बल समझौते के लिए आना पड़ा, उनसे डायरेक्ट अप्रोच नहीं हो रहा। तो 9 उलमाए दीन को एक सालसी कमेटी के तौर पे, अरकान के तौर पे लेके गए और उनकी मौजूदगी में जो है ना फिर वो मीटिंग हुई। कल अदम और दहशतगर्द तंजीम से तो मुज़ाकरात नहीं होते,
तो हुकूमत ने कल रात को जिससे मुज़ाकरात किए, क्या वो कलअदम तंजीम नहीं थी? क्या जिस वही तंजीम नहीं है जिसको हुकूमत ने दहशतगर्द 5 दिन पहले डिक्लेयर किया? अगर वो दहशतगर्द हैं तो फिर हुकूमत उनसे मुज़ाकरात क्यों कर रही है? हुकूमत उनको डील क्यों नहीं कर रही है? हुकूमत उनको सॉर्ट आउट क्यों नहीं कर रही है? हुकूमत उनको प्रॉपर उनके अपना जो है वो क्या कहते हैं डांग सोटा क्यों नहीं कर रही है उनके साथ? हुकूमत मुज़ाकरात क्यों कर रही है? क्या हुकूमत ब्लैकमेल हो गई? क्या हुकूमत घोड़े टेक गई? तो सवाल का जवाब ये है कि हुकूमत को खुद नहीं पता उसने उसको ब्लैकलिस्ट क्यों किया या कलअदम क्यों कहा। ये भी मैं आपको भी बताऊंगा थोड़ी देर में कि वो क्यों नहीं कहा। तहरीक लब्बैक के कारकुनों को फोर्स शेड्यूल से निकालने का मतलब है कि ना उनका ताल्लुक किसी कलअदम तंजीम से है और ना वो दहशतगर्द है और वो इस मुल्क के पुरअमन शहरी हैं। हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 दिनों में 4 दफ़ा अपना मौक़िफ़ बदला। क्या हुकूमत घबरा गई थी? अब सारा दिन खेल तो वहीं शुरू हुआ जो 12 अप्रैल से पहले जहाँ पे शुरू हुआ था। यही तो मैं आपको कह रहा था। बज़ाहिर तहरीक लब्बैक और जनाब मोहतरम साद रिजवी साहब जो हैं वो बहुत बड़ा उनका कद हो गया और उनका सियासी कद बहुत बड़ा हो गया, उनको सियासी एडवांटेज बहुत बड़ी मिल गई। और मैं आपको बताऊं अगले इलेक्शन का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात आप भी मान लें कि तहरीक लब्बैक एक बहुत बड़ी विनर के तौर पे अगले इलेक्शन में उभरेगी, यही अगर इसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ इसी तरह रहा। हुकूमत को सिर्फ ये फ़ायदा हुआ कि जितना सख्त मतन वो चाहते थे करारदाद का, उतना सख्त मतन नहीं था उस करारदाद का। लेकिन दुनिया के लिए तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने देखे, जब आप फ्रांस के हों, जर्मनी के हों, हॉलैंड के हों, इटली के हों, डेनमार्क के हों, कहीं के भी, तो आप जब नेशनल असेंबली की प्रोसीडिंग को देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि एक रिलीजियस आउटफिट ने एक एहतजाज किया और हुकूमत वक्त जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो उनके आगे घुटने टेकने पे मजबूर हो गई, क्योंकि उसने तो उनको 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले दहशतगर्द तंजीम भी डिक्लेयर कर दिया था, उनका सियासी स्टेटस ख़त्म कर दिया। लेकिन फिर उसी तंजीम से जाके उन्होंने डिस्कशन की। एक ही दिन में 3 राउंड्स हुए डिस्कशन के और उसके बाद जो उनकी डिमांड्स थी उन पर साइन करके आए और अगले दिन नेशनल असेंबली में उन्होंने कह दिया कि फ्रांस के सफ़ीर को वापस भेजना चाहिए। ये इंप्रेशन है जो हमने दुनिया को दिया। क्या कहेंगे इसको आप? साद रिजवी साहब की गिरफ्तारी को ले लें, मुझे तो नहीं समझ आता कि वो क्यों हुई। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो क्यों हुई। उनको आपने गिरफ्तार किया, इतनी लाशें गिर गई, 4 पुलिस वाले शहीद हो गए, 8 तहरीक लब्बैक के लोग शहीद हो गए, पता नहीं कितने लोग ज़ख्मी हुए। 800 वज़ीर-ए-आज़म ने मुझे बताया कि पुलिस के लोग ज़ख्मी हुए। तो फिर तहरीक लब्बैक बेचारों के तो पता नहीं कितने लोग ज़ख्मी हुए होंगे। उनके पास तो वेपन्स नहीं थे, पहले दिन हमें मिस इन्फॉर्मेशन थी। बहरहाल अब क्या हुआ कि हुकूमत जो है वो क्या गेज करने में नाकाम रही। वज़ीर आज़म ने कल जब स्पीच की तो उन्होंने कहा कि ये एक तरफ हमसे मुज़ाकरात कर रहे थे, दूसरी तरफ ये लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे थे और भरपूर तैयारी कर रहे थे। तो पीडीएम तो 3 महीने से लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रही थी, भरपूर तैयारी कर रही थी। वो तो आसिफ जरदारी साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने उनकी फूंक निकाल दी, वरना हुकूमत को चाहिए था कि पीडीएम में शामिल 10 जमातें जो उन सबको अगर यही यार्ड स्टिक है तो फिर उन सब जमातों को भी कलअदम करार दे दे और उनको भी दहशतगर्द कर दे। फिर डॉक्टर ताहिरुल कादरी को भी दहशतगर्द कर दे जिन्होंने इस्लामाबाद की जो लॉन्ग मार्च किया, और फिर पीटीआई को भी दहशतगर्द कर दे कि जो एक तरफ 4 हल्के खुलवाने की बात कर रही थी और दूसरी तरफ वो लॉन्ग मार्च कर रही थी। लॉन्ग मार्च तो उनका आईनी हक है, वो एक सियासी जमात थे, उन्होंने उनके पार्लियामेंटेरियंस है इस मुल्क में, ये तो हक उनसे कोई नहीं ले सकता और वो अभी भी हैं और वो डिफंक्ट नहीं हुए। तो मुझे नहीं समझ आता कि ये हुकूमत को एडवाइस कौन कौन कर रहा था और क्या क्या एडवाइस कर रहा था। अब दुनिया को तो यही पैगाम मिला ना कि पाकिस्तान की हुकूमत ने एक ताकतवर ग्रुप के आगे घुटने टेक दिए, सरनगू हो गए। तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात होने चाहिए थे, बिल्कुल होने चाहिए थे, लेकिन ये पहले दिन से होने चाहिए थे। जो इतनी जानों का ज़िया हुआ ये नहीं होना चाहिए था। जो हमारा मज़हब जो है लोगों के यानी आंखों के आगे आ गया कि पता नहीं हम आगे लगाने वाले और घेराव और जलाओ करने वाले मुसलमान हैं, वो नहीं होना चाहिए था। हमने लोगों को, पूरी दुनिया को अपने से खौफज़दा कर दिया इस सारे उसमें। और तहरीक लब्बैक का एक मुतालबा था और सिर्फ एक मुतालबा था। हम उनसे डिसएग्री कर सकते हैं, हम उनको कहेंगे कि भाई हमने आपको वोट नहीं डालना, हम आपसे एग्री नहीं करते, लेकिन मुतालबा उनका सिर्फ एक था कि जो हमसे तहरीरी मुआहिदा साइन किया तुमने उसको इंप्लीमेंट कर दो। आप ऐसा मुआहिदा क्यों करते हैं जिसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते? आप हुकूमत वक्त हैं,
इसका मतलब है या तो आप बगैर सोचे समझे मुआहदा करते हैं, या फिर आपकी नीयत नहीं होती, आप कहते हैं ऐसे वाले टाइम टपा लो और आगे पीडीएम की फूक निकलेगी, आगे उसकी निकलेगी, तो उस वक्त तक ये फिर इनको हम अलग से डील कर लेंगे। पीपल्स पार्टी ने कमाल किया आज नेशनल असेंबली में। पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी ने कह दिया तो हम तो हिस्सा ही नहीं ले रहे जी, वज़ीर आज़म का गंद है, वज़ीर आज़म इसको साफ करें। मैं ही समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे आज ज़रा डरपोकी दिखाई है, जो मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता था। एक लिबरल जमात है, उसका एक स्टैंड है इस मुल्क में, उसको चाहिए था कि वो खुल कर आए और असेंबली में बात करे, लेकिन पीपल्स पार्टी पीटीआई वालों का असर देख रही थी और उससे डर गई थी कि जो पीटीआई के अपने पार्लियामेंटेरियंस और अपने ओहदेदारान जो हैं उन्होंने अपनी हुकूमत को कंडेम करना शुरू कर दिया। अब रारो लग जैसों की वीडियोस आना शुरू हो गई कि मेरा इससे ताल्लुक नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं होता। वो तो खड़े ही नहीं रहे, 2 दिन नहीं खड़े रहे अपनी हुकूमत के साथ। तो पीपल्स पार्टी ने कहा कहीं ये हमारे साथ ना शुरू हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि इस वजह से, इस डर से उन्होंने कहा कि हम इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करते इस डिबेट पे। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि नामूस रसालत हम सब के लिए एक सीरियस इशू है और हम सब मुसलमान हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हम सबको अकीदत और एहतराम जो है वो अपने माँ बाप और अपने बच्चों से भी ज़्यादा बढ़कर है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से। लेकिन फैक्ट ये भी है कि हुकूमत के बड़े फ़राइज़ हैं और उनमें से एक ये है कि या तो लोगों से वादे ना करे और जब वादे करे तो फिर उनको पूरा करे, वरना खुद हुकूमत, मुझे नहीं पता, मैं कानूनदान नहीं हूँ, क्या उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी पे ये हुकूमत 62 और 63 की जद में आती है, आर्टिकल्स 62 और 63 की जद में? ये सवाल, इसका जवाब तो आपने मुझे देना है, मुझे इसका जवाब नहीं पता। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि साद रिजवी साहब ने अपने ऊपर अपनी रिहाई का कोई मुतालबा नहीं किया। हुकूमत चाहती थी उनको रिहा करने, लेकिन उन्होंने इसको मशरूत नहीं किया धरना ख़त्म करने से। किसी भी उन्होंने अपने तंजीम के बंदे को कहा कि इसके ऊपर आपने इसको छोड़ना नहीं है, हम खुद अदालत से रिहा होंगे क्योंकि हमारे ऊपर कोई पर्चा सही नहीं है। अगर कोई एलिमेंट है कि जिसने तकरीबकारी की तो उसका पुलिस एविडेंस देगी, अदालत फैसला कर लेगी, लेकिन अगर वो एलिमेंट नहीं साबित कर सकती तो एक एक करके अगले थोड़े दिनों में सब के सब रिहा हो जाएंगे। इसका मतलब है कि साद रिजवी साहब इसके बाद पॉलिटिकल स्टेटमेंट उनकी कितनी स्ट्रांग होगी कि हमारे एक आदमी के ऊपर आप केस नहीं साबित कर सके। शेख रशीद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और मैंने आपको कहा कि ये बददियानती पे मबनी है। वो क्यों? कि शेख रशीद को चाहिए, अगर वो इस मुआहदे की तफसीलात बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो तहरीक लब्बैक के ओहदेदारों को अपने साथ बैठाएं और दोनों मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। एक तरफ इन्होंने टेलीविजन और अखबारों के ऊपर उनके ऊपर बैन लगाया ताकि उनका मौक़िफ़ जो है वो किसी को पता ना चले। अब दूसरी तरफ आप अकेले आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आप उसमें गोंगलों में से मिट्टी झाड़ेंगे। अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब मुझे ये समझ आता है कि मैं जो मर्जी कह दूं, मेरे सामने तो कोई है ही नहीं मुझे इनकार करने वाला। तो शेख साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये काफ़ी तशनगी छोड़ेगी और ये काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है होने से पहले मुझे इसके ऊपर एतबार नहीं है। सोचिएगा इस बात को, किसने खोया किसने पाया, मुझे इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें प्लीज़। बेल आइकॉन, ये घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबाइएगा। कमेंट्स अपनी राय दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।